नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और सबसे पहले बात करेंगे, आज बहुत ही अहम बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर गुरुवार को अहम बैठक हुई। पीएम आवास में यह बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक मेज पर बैठने और विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता है। बैठक में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा कि वो दिल्ली की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक मेज पर बैठने और विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि मैंने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा है कि लोगों को, खासकर युवाओं को, जम्मू कश्मीर को राजनीतिक नेतृत्व देना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनकी आकांक्षाएं पूरी हों। जम्मू कश्मीर के नेताओं संग बैठक के बाद पीएम मोदी ने कई तस्वीरें भी ट्वीट की। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द वापस मिले, साथ ही वहां विधानसभा चुनाव जल्द कराएं। कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाए। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने बैठक में पीएम से कहा कि अगर आपको धारा 370 को हटाना था तो आपको जम्मू कश्मीर की विधानसभा को बुलाकर इसे हटाना चाहिए था। इसे गैर कानूनी तरीके से हटाने का कोई हक नहीं था। हम धारा 370 को संवैधानिक और कानूनी तरीके से बहाल करना चाहते हैं। और इस बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अधिकतर लोगों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का फैसला अधिकतर पार्टियों ने कहा। सर, स्टेट हुड का मामला हो चाहे इलेक्शन का मामला हो, आप प्रधानमंत्री ने कोई आश्वासन दिया आप लोगों को? गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पहले बोले और उन्होंने कहा कि जो हम वचनबद्ध हैं स्टेट देने के लिए, लेकिन पहले डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन भी हो जाएंगे, इलेक्शन भी का हम वचनबद्ध हैं और स्टेटहुड देने के भी वचनबद्ध हैं। तो खाली उन्होंने कहा कि सिर्फ ये इसका इंतज़ार है और इसका विलंब हो गया, इसकी वजह से कोविड की वजह से हो नहीं पाया, वरना अभी तक डिलिमिटेशन हो जाता तो डिलिमिटेशन ख़त्म हो जाएगी तो हम इलेक्शन के भी करवाएंगे और स्टेटहुड भी देंगे। अधिकतर तो गुलाम नबी आज़ाद आप सुन रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेताओं के साथ आज की बैठक एक विकसित और प्रगतिशील जम्मू कश्मीर की दिशा में चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद ट्वीट किया है, हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। परिसीमन तेज गति से होना चाहिए ताकि चुनाव हो सकें और जम्मू कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार मिले जो जम्मू कश्मीर के विकास पथ को ताकत दे। एक बार आपको फिर से बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेताओं के साथ आज की बैठक एक विकसित और प्रगतिशील जम्मू कश्मीर की दिशा में चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद ये ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, जहां सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाया गया है। और इस बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, वो भी हम आपको बताएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आज धारा 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री आवास पर जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक हुई। 14 नेता उसमें शामिल हुए। सब ने अपने अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने बड़े ही इत्मीनान के साथ सबके विचार सुने और आखिरकार उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जम्मू कश्मीर की सर्वांगीण विकास को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खासियत यही है कि एक टेबल पर बैठकर हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हम बातों को समझते हैं। बैठक के बाद जितने भी नेता निकले, सबके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट देखने को मिली। वहीं इस बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा
कि जम्मू कश्मीर पर आज की बैठक बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। सभी ने लोकतंत्र और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। वहीं उन्होंने इसके अलावा उन्होंने यह भी लिखा है कि हम जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जम्मू और कश्मीर के भविष्य पर चर्चा की गई और परिसीमन अभ्यास और शांतिपूर्ण चुनाव संसद में किए गए वायदे के अनुसार राज्य का दर्जा बहाल करने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कुछ अन्य खबरों की तो दिल्ली में बीजेपी की ओर से 18+ वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है और इसे लेकर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज 70 वैक्सीन वाहनों को रवाना किया है और ये वैक्सीन वाहन प्रत्येक विधानसभा में जाकर दिल्ली वासियों को पीएम मोदी की ओर से चलाए जा रहे सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव के प्रति जागरूक करेंगे ताकि लोग अधिक संख्या में वैक्सीन लगवाएं। बता दें कि पीएम मोदी ने योग दिवस पर 18+ के लोगों को फ्री वैक्सीन देने की घोषणा की। केंद्र सरकार की ओर से हर रोज 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सारी मेडिकली और टेस्ट करके वैक्सीन लग रही है। आप इस तरह की जो बातें कर रहे हैं वो समाज के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ये बताएंगे कि वैक्सीन कहाँ, वैक्सीन सेंटर कहाँ है। वैक्सीन सबको लगवानी जरूरी है क्योंकि इस कोरोना महामारी में वैक्सीन लगवाना ही एक अंतिम विकल्प है जो सुरक्षा का है, जो कोरोना से बचाव का विकल्प है। वहीं पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने लक्ष्मी नगर विधानसभा के बैंक एनक्लेव के डीडीए पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर डीडीए अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। साथ ही डीडीए पार्क को मिनी स्टेडियम बनाने के निर्देश भी दिए। इस पार्क में फुटबॉल ग्राउंड, इंडोर बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल बनाने के लिए भी कहा गया है। साथ ही पार्क की नई आरसीसी दीवार और ग्राउंड का फुटपाथ का नवीनीकरण भी किया जाएगा। पार्क में इंडोर बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स का निर्माण सांसद निधि की तरफ से किया जाएगा और शेष निर्माण कार्य के लिए डीडीए को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो बहुत बढ़िया बनेगा यहाँ पे गोल ग्राउंड इतना यहाँ पे कहीं नहीं है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंड्री से अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा और भी जगह है। यहाँ पे और भी कुछ बन सकता है ठीक से, अगर ठीक से देखभाल करी जाए। क्योंकि यहाँ पे पहले कुछ साल पहले आप देखो तो ईस्ट दिल्ली कप होते थे तो यहाँ पे बहुत अच्छा नाइट मैच होते थे। बहुत अच्छे से हम वो करके यहाँ पे हुआ करता था। घास भी यहाँ की बहुत अच्छी है और यहाँ पे हो जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पे खेलने वाले क्योंकि बहुत है और अब भी ये पब्लिक पार्क है लेकिन अब भी यहाँ पे बुक करके यहाँ पे खेला जाता है। आपस में हम खेल लेते हैं। यहाँ पे पिच अब भी बनी हुई है। यहाँ पे अगर ढंग से देखभाल की है ना तो बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को लंदन बनाने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल असल में दिल्ली के नटवर लाल हैं और आज उन्हीं की वजह से यमुना पूरी तरह से गंदे नाले में तब्दील हो गई है। यमुना का सारा पानी सड़ गया है। साथ ही उन्होंने एक आरटीआई का हवाला देते हुए सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं हूं दिल्ली की यमुना के किनारे के पास, आईटीओ के पास। ये जो यमुना का किनारा है इस पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 2015 से कह रहे हैं कि दिल्ली को लंदन बना देंगे। खरबों रुपया यमुना की सफाई के नाम पर खर्च कर दिया गया और कहा कि यमुना में आप यहां आएंगे, पिकनिक मनाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और यमुना के अंदर नहाएंगे। ऐसी स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं हकीकत क्या है? हकीकत ये कि इस समय जो ये यमुना है ये गंदे नाले से भी ज्यादा बदतर है। यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। मैंने मास्क उतारा है लेकिन इस समय इतनी बुरी स्थिति है कि ना जाने कब बेहोश हो जाए। ये यमुना बिल्कुल नाले में परिवर्तित हो गई। और ये जो आप देख रहे हो ये जो नाला है, ये नाला दरियागंज की तरफ से आ रहा है और इस नाले के कारण यहाँ पानी जहरीला हो गया है। इस नाले के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा मात्र पिछले 3 साल में खर्च किए, दिल्ली में किए। मैं आपको दिखाता हूँ। विक्रम गोल्ड
एक हमारे कार्यकर्ता मित्र हैं जिन्होंने कि इस बात की आरटीआई से निकाली जानकारी। 16, 17, 18 में तो उन्होंने एक नया पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन उसके बाद 18-19 में 5 करोड़ 90 लाख, 19-20 में 42 करोड़ 69 लाख 98,000 यानी कि 70, और 2020-21 में 151 करोड़ कोरोना पैंडेमिक के दौरान 151 करोड़ 50 लाख के आसपास इन्होंने खर्च किया। कुल मिलाकर के 200 करोड़ रुपया खर्च किया इस नाले को ठीक करने के लिए, जो नाला गंदगी में तब्दील है, जिसके कारण आज पूरी यमुना जहरीली हो गई है। मैं जानना चाहता हूं केजरीवाल साहब, आपने 200 करोड़ रुपए खर्च किए दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए, दूसरे राज्यों में प्रचार करने के लिए, दिल्ली के लोगों को जहर देके मारना चाहते हो, सरकारी पैसा लूट करके दूसरे राज्यों में प्रचार करने जाते हो। दिल्ली की जनता अगर आपसे सवाल नहीं पूछे तो किससे पूछे? मैं जानता हूं कि मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, हो सकता है मीडिया इस बात को भी ना बताए, लेकिन ये सोशल मीडिया पे एक एक आदमी आपसे सवाल पूछेगा, और दिल्ली नहीं पूरा देश का पूछेगा कि आपने खरबों रुपया दिल्ली वालों का जो लूटा है यमुना को साफ करने के नाम पर, आखिर वो कहां खर्च किया। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण नए मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और पॉजिटिविटी रेट अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। पॉजिटिविटी रेट इस समय सिर्फ 0.15% है, जो अब तक सबसे कम है। वहीं नरेला में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, इसे लेकर हमारे संवाददाता सनी तुशीर ने नरेला के एसडीएम से खास बातचीत की है, सुनिए। तो इस वक्त खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेला एसडीएम शरद कुमार जी, और इनसे जानते हैं कि नरेला में वैक्सीनेशन को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं और कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किस तरीके से इन्होंने तैयारियां की है और लोगों को किस तरीके से वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू। क्या क्या तैयारियाँ हैं सर वैक्सीनेशन को लेकर, किस तरीके के प्रबंध आप लोगों ने यहाँ पर किए हैं नरेला में? हमने इस वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी व्यापक प्रबंध किया है और आज की तारीख में 35 सेंटर ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है। 18 साल से ऊपर के उम्र के सारे लोगों को आज से जोड़ दिया गया है वैक्सीनेशन के स्कीम में, और बहुत ही अच्छा उसका परिणाम आ रहा है और उम्मीद है कि हम इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि इस क्षेत्र में पड़ने वाले गाँव के हर नागरिक जो इसमें कवर होते हैं उनको ज़रूर से वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो सर अभी तक कितने सेंटर जो है वैक्सीनेशन के अभी तक नरेला में जो है वो चालू है, या कई बार ऐसी भी मुसीबत आई है कि वैक्सीनेशन की कमी हुई है, लेकिन क्या अभी वो कमी पूरी हो चुकी है? 18+ वालों को भी वैक्सीन लग रही है अभी भी? हाँ, आज के दिन से 18 साल से ऊपर वाले भी लोग इसमें शामिल किए गए हैं और नरेला सब डिवीज़न में आज 35 सेंटर ऐसे हैं जिन पे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 4 डिस्पेंसरी और बाकी सारे स्कूल्स में किया जा रहा है जो कभी पोलिंग लोकेशन हुआ करते थे। तो इन 35 लोकेशन में 18 साल से उम्र के सारे लोगों को दिया जा रहा है और अब वैक्सीन की ऐसी कोई समस्या नहीं है और लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है। सर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए भी कुछ अभी आपकी तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हैं अभी भी? कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए हमने कई तरह का प्रयास किया है। इसमें हमने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन, इन तरह के कई एसोसिएशन के साथ मिल के मीटिंग की है और उन लोग को भी इस पे जागरूक किया है। बिल्कुल, लगातार एसडीएम दिन रात काम करते हुए लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो देखते रहिए न्यूज़। वह दिल्ली के घंटाघर सब्जी मंडी के पिछले 5 दिनों से वहां पर बंद है और इसको लेकर आज दुकानदारों के सब्र का बांध टूट गया। नाराज दुकानदारों ने सड़क पर सब्जी फेंककर अपना विरोध दर्ज कराया है। दरअसल सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने सब्जी मंडी को बंद करा दिया था। वहीं दुकानदारों का कहना है कि हम पहले ही हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी और ऊपर से हमारी दुकानें 5 दिनों से बंद होने के चलते लाखों की सब्जियां सड़ गई। इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारी प्रशासन से मांग है कि सब्जी मंडी जल्द खुल जाए। यहाँ हर आदमी का कम से कम 5-5, 7-7 हज़ार रुपये का हर गरीब आदमी का नुकसान हो गया है, क्योंकि कच्ची सब्जी होती है 4 घंटे बाद ही ख़राब हो जाती है और रात को उन्होंने कह दिया कि भाई ये अब बंद है तो बंद है, और बंद के बाद नुकसान जो एक आदमी का 5-5 लाखों, कितने लाखों रुपए का यहाँ नुकसान हो चुका है। गरीब आदमी, सारे दुकानदार, अभी वो सारे लोग बैठे हैं, अभी आपको बताएंगे कि क्या किस तरीके की ये जो अपनी आत्मा से बदवा दे रहे हैं। यहाँ हर आदमी का कम से कम 5-5, 7-7 हज़ार रुपये का हर गरीब आदमी का नुकसान।
वह दिल्ली के गुलाबी बाग थाना इलाके में बाइक सवार बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े 70 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने गुलाबी बाग की पुलिस चेक पोस्ट के पास स्कूटी सवार को रोककर गन पॉइंट पर नोटों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। वहीं मोहन गार्डन में द्वारका पुलिस ने विपिन गार्डन से 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी के 5 मामले सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने कब्जे से अवैध असलाह के साथ 5 पानी की मोटर और इन्वर्टर की बैटरी भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मोहन गार्डन थाने की पुलिस टीम ने, जिसमें कांस्टेबल अश्वनी और कांस्टेबल सुखराम थे, उन्होंने चेकिंग के दौरान 2 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है। मोहम्मद आमिर सन ऑफ मोहम्मद इदरीस और दूसरा अरविंद एल एस फौजी है। दोनों 20-21 साल के हैं। एक कंट्री मेड पिस्टल और एक लाइव कार्टिज। बाहरी दिल्ली के तिगीपुर गांव में कोरोना और ब्लैक फंगस महामारी को लेकर महायज्ञ किया जा रहा है और ये महायज्ञ गांव के श्री आशुतोष शिव मंदिर में पिछले 1.5 महीने से किया जा रहा है। गांव के लोगों की श्रद्धा है कि इस यज्ञ से ब्लैक फंगस और कोरोना जैसी महामारी से भारत समेत पूरा विश्व मुक्त होगा। तृतीया से जो हमारा यज्ञ चल रहा है, इसमें सभी गाँव वाले बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें एक हमारा ग्रुप है जिसमें हमारे TDI डीलर एसोसिएशन के प्रधान भी है और जो हरियाणा में हम काम करते हैं वहाँ पे हमारे बालाजी एस्टेट वाले जितने भी डायरेक्टर लोग हैं वो सब एक प्रसाद में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। इसमें हम लोग यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। ये यज्ञशाला जो है, आज इसका जन्मदिन है यज्ञशाला का। आज हमने ये जो यज्ञशाला का शुभारंभ कर दिया है। यज्ञ तो प्रतिदिन होता रहा है, लगभग अक्षय तृतीया से हम लोग ये यज्ञ कर रहे हैं। और तिगीपुर में ये जो यज्ञशाला है, ये बड़ा ऐतिहासिक स्थान बन गया है। अब तिगीपुर बड़ा सांस्कृतिक स्थान बन गया है और यहाँ दिग्विजय जी हैं, पपन जी हैं और बाकी सभी ग्रामवासी हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। ये हमारे आशुतोष शिव मंदिर में अक्षय तृतीया से प्रतिदिन यज्ञ का प्रोग्राम किया जा रहा है और हमने जो है ये जो चल रहा है कोरोना कोविड-19 ब्लैक फंगस भी अभी देश में चल रहा है, एक और कुछ महामारी अभी आई है, तो इसके निवारण हेतु महादेव का मंदिर आशुतोष शिव मंदिर है, तो कि ये बीमारी देश से चली जाए, देश खुशहाल हो, फिर आज़ाद घूमे, मास्क हट जाएँ, दोबारा काम धंधे जो है लोगों के शुरू हो जाएँ, उसको देखते हुए यहाँ प्रतिदिन। और इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।